बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कल आज और कल। मैं हूं आरिफ मलिक और नाज़रीन आज हम मौजूद हैं न्यू इंडस्ट्रियल एरिया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ पे, इंडस्ट्रीज़ के मसाइल पे हम बातचीत करेंगे, फैसिलिटेशन पे हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और जो पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्रंच है उस वाले से भी हम बातचीत करेंगे कि कितना इफ़ेक्ट हुई हैं हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे बिजनेस और इसके अलावा स्लो जो मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके वाले से भी बात करेंगे और फिर जो छोटे बिजनेसमैन हैं उस वाले से भी बातचीत करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक लोकल फोम इंडस्ट्री में मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट में और फोम इंडस्ट्री के भी बड़े मसाइल हैं चूँकि मैक्सिमम जो कंटेनर्स हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है यहाँ से वो फोम इंडस्ट्री की ट्रांसपोर्ट की जा रही है टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। डिस्ट्रीब्यूशन के फिर वो मामलात होते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है उस वाले से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब लोकल फोम इंडस्ट्री के यहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। वैसे तो आज़ाद कश्मीर में ये जो खित्ता है यहाँ पे हमें मतलब मसाइल भी हैं लेकिन साथ साथ सहूलतें भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत अच्छा है और हमें रात में मूवमेंट शूवमेंट में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे जो मसाइल है उसकी तरफ मैं बताऊँगा कि जब आप इंटर होंगे इंडस्ट्रियल स्टेट में तो वहाँ पर एक ब्रिज है। वो ब्रिज जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो तकरीबन कोई 4 कंटेनर वहाँ पे गिरे हैं, लोगों की मौत भी वाक़या हुई है। उसके अलावा पानी का मसला है, पानी यहाँ पे हमें ख़रीदना पड़ता है टैंकर्स के अंदर, वो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा टैक्सीज़ के अंदर सिलसिला है जिसके बारे में हमने अपने चैम्बर के सदर को भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर और प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को भी बताया है कि जी अगर आप यहाँ देखें ये रिमोट एरिया है क्योंकि हमें अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में करनी पड़ती है और सारा रॉ मटीरियल जो इम्पोर्ट है और सारा हमें कराची से मंगाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे मसले हैं, अगर ये ब्रिज वाला मसला हल हो जाए और ये हमारे पानी का मसला हल हो जाए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना? ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन ये कोई पिछले 2 साल से है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वादा किया था, इंजीनियर साहब को भी बुलाया था, उन्होंने कहा जी हम 31 सितंबर को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यही आपके तवज्जुह से, पीटीवी के तवज्जुह से जो हमारे अरबाब इख्तियारात हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये पुल को ज़रूर देखें क्योंकि ये वाहिद ज़रिया है। अगर ये खुदा न खास्ता ये पुल जो है डैमेज हो चुका है, अगर ये गिर जाता है तो आपकी सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो बंद हो जाती है। पानी के बारे में दूसरा, ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, गैस नहीं है इसमें। अगर हम गैस पे आ जाते हैं तो हमें बॉयलर चलाने में और अपने जनरेटर चलाने में हमें आसानी हो जाती है, तो इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। क्या सहूलियात आपको फराहम की जा रही हैं यहाँ पे? सर सहूलत में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो लोग हैं यहाँ पे, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक्साइज, सेल टैक्स, लेबर डिपार्टमेंट, उनका हमेशा हमें ताउन रहा है। और जब भी हम यहाँ पे बड़े अरसे से, कोई 11 साल हो गए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि किसी भी इंडस्ट्री को जब आप प्लान करते हो तो कम से कम आपको 50 ईयर्स का सिलसिला बनाना पड़ता है। हमने यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इतना बड़ा प्लांट हमने यहाँ लगाया है, तो इसमें होना ये चाहिए अगर ये चीज़ें, रोड्स ठीक हो जाएं, हमारे टैक्सेस के मसाइल ठीक हो जाएं, हमारा पानी का मसला हल हो जाए, हमारे गैस का मसला हल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी। सर कितने एम्प्लॉइज हैं आपके पास? कितने लोगों के घरों का चूल्हा चल रहा है? सर यहाँ पे तकरीबन हमारे पास कोई 400 के करीब लोग एम्प्लॉय हैं और इसी तरह फोम इंडस्ट्री और बाकी उसमें तकरीबन इस इलाके, इस इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन कोई 10-1 हज़ार करीब लोग हैं जिनका चूल्हा यहाँ से जल रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मीरपुर के प्रेसिडेंट के ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर अकरम चौधरी साहब न्यूली इलेक्टेड, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मीरपुर। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों के जो मसाइल हैं उस वाले से हम बातचीत करेंगे कि आपकी एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के। बताइएगा कि किस तरह से सॉल्व होंगे कि आपके पास तकरीबन 360 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ थी और इस वक्त ऑपरेशनल जो रह गई हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 50 से 60 रह गई हैं, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अल्लाह के फजल से 110 के करीब जो हैं वो चल रही हैं और अच्छी प्रोग्रेस दे रही हैं और तकरीबन 60 के करीब हमारे 6 यूनिट हैं, वो भी मिनिस्टर साहब से बात की है, इंशाल्लाह उनको चलाने की कोशिश करेंगे। और जो सड़कों का, पुल का, बिजली का, इनकम टैक्स वाला का, ये जो मसले हैं ये भी इंशाल्लाह, अभी मैंने 2-3 हफ्ते हुए हैं
चार्ज दिए हुए, इंशाल्लाह मेरे दौर में ये हल होगा। और इंशाल्लाह ये हमने सबसे राब्ते कायम किए हुए हैं और उन सब ने वादा किया है कि हम इसको बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सब मसाइल हल करवाएंगे। ड्राई पोर्ट का भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरदारी साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 2-3 महीने में ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे भी हम थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको सॉफ्ट लोन्स उस तरह से नहीं देते, उस पर चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी लेते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मीरपुर में जो सरमाया यहाँ के लोगों का है, यहाँ पे कोई खर्च नहीं हो रहा। ये बैंकों वाले सब पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं और जो कोई यहाँ लगाना चाहता है फैक्ट्री, अगर वो डिमांड करता है कि हमें लोन दिया जाए तो लोन के मुकाबले में वो कहते हैं कि हमें 3 गुना सिक्योरिटी दो तो हम देंगे, वैसे हम नहीं देंगे। 3 गुना सिक्योरिटी से क्या मुराद है? 3 गुना फर्ज करें अगर वो 1 लाख देते हैं तो कहते हैं कि 3 लाख की हमें पहले सिक्योरिटी दो। अगर 3 लाख की सिक्योरिटी हो तो लोन लेने की जरूरत क्या है? तो फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास? अल्टरनेटिव यही है, लोगों से उधार लेते हैं, जैसे सूद का कारोबार करते हैं वैसे करते हैं लोग। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, चूँकि फॉरेन इन्फ्लक्स भी यहाँ पे काफ़ी सारा आता है। तो फॉरेनर्स को जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा सेटल्ड है, कश्मीरी डायस्पोरा सेटल्ड है इंग्लैंड में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी कि हमें ये जो टैक्सी छूट है ये दी जाए, 15% सही महीनों में दी जाए और फॉर एवर दी जाए। तो अगर ये मिल जाए तो मैं अभी लंदन गया हुआ था, टर्की भी गया हुआ था, वहाँ पे लोगों से मिला हूँ, सब लोग आने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फैसिलिटीज़ हो तो। ठीक है, अपने जॉइंट चैम्बर के बारे में बताइएगा कि आपका जॉइंट चैम्बर भी किसी के साथ चल रहा है, किस मुल्क के साथ चल रहा है और क्या उससे आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं? मैं जो टर्की गया था ये इसी वाले से गया था, ऑक्युपाइड कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों आए हुए थे, यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया हुआ था, LOC पे जो काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो भी गए हुए थे। हम सब ने मिल के एक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया है और ये 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शनिंग काम शुरू कर देगा। और LOC पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं और ट्रेड के हवाले से ऑक्युपाइड कश्मीर और AK कश्मीर में जो भी आते हैं वो इंशाल्लाह अमल करवाएंगे। 10,000 से ज़ायद हमें पता चला है कि यहाँ पे लोग उनका चूल्हा जल रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो इसको मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? इसको इंक्रीज़ करने के लिए मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है कि जो 6 यूनिट हैं इनको चलाने की कोशिश की जाए और उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम है और वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें और ये यूनिट चल जाएंगे और मीरपुर में इंशाल्लाह कारोबार की गहमा-गहमी होगी और लोगों का चूल्हा भी जलेगा और ज़्यादा लोगों का जलेगा। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी अक्सर फोकस रखा जाता है पूरी दुनिया में कि वो भी एक अच्छा ज़रिया होता है आपकी माशी हालत बेहतर करने के लिए। स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने आते ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे पहले नौजवानों के लिए यूथ कमेटी जो है वो बनाई है और उस यूथ कमेटी में हमने जितने फ़ारुक़ तहसील ग्रेजुएट हैं उनको ये कहा है कि आप नौकरी के पीछे भागने की बजाय आप आएँ इधर, हम आपको बताएंगे 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से 1 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ से कौन कौन से काम होते हैं, इंशाल्लाह उन लोगों को इस तरफ लगाएंगे। और साथ में मैंने टूरिज़्म की भी एक कमेटी बनाई है। ये हमारा मंगला फोर्ट जो है इसी तरह पड़ा है, ये भुट्टो पार्क इसी तरह पड़ा है, इनको यूटिलाइज करेंगे। कंज्यूमर के मसाइल के हवाले से भी हमारे साथ आम शहरी इस वक्त मीरपुर के हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि कंज्यूमर के क्या मसाइल हैं। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिकली जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ तक बात करते हैं पाकिस्तान की, स्पेशली मीरपुर की, तो जो कंज्यूमर को जो सबसे बड़ा मसला मैं जो समझता हूँ वो ये है कि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं अगर वो ना आएँ तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है ये सारी लोकल मार्केट, क्योंकि जो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर UK में सेटल्ड हैं, तो वो आते हैं तो एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है। तो सबसे जो मेन यहाँ की स्टेट का मसला है कंज्यूमर को, वो नहीं आ रहे। आप उसकी वजह देख लें, कुछ मुल्की हालात हैं, कुछ दहशत गर्दी के नासर भी हैं और जो ये ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ। इसके अलावा रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है।
नाज़रीन, इस वक्त हम एक लीडिंग बिजनेसमैन के ऑफिस में मौजूद हैं। चौधरी सईद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी सईद साहब FPCCI के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इकॉनमी के हमारे क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा ड्राई पोर्ट की जो इतनी बातचीत हो रही है उसके क्या सिग्निफिकेंस क्या है ड्राई पोर्ट की, कि अगर ड्राई पोर्ट यहाँ पर आएगा तो क्या चेंजेस आएंगी, और साथ ही साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को जो मसाइल दरपेश हैं उस वाले से भी हम बातचीत करेंगे। और फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी वहाँ पे नहीं है, और उसके अलावा ब्रिज का एक प्रॉब्लम हमें पता चला है वहाँ पे एक बड़ी फोम इंडस्ट्री की, जब हम ऑफिस में गए तो उन्होंने बताया कि ब्रिज की वजह से 4 अमवात वाक़या हो चुकी हैं वहाँ पे, और इसके अलावा भी मसाइल, उन तमाम चीज़ों के हवाले से हम चौधरी सईद साहब से बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत सारे इशूज़ हैं। जब यहाँ इंडस्ट्री आई और इंसेंटिव्स थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग स्ट्रगल करते रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इतनी देर लगी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड करने में कि इन द मीन वाइल जो इंसेंटिव्स है वो ख़त्म हो गए। अभी आपने जिक्र भी किया है कि जो एक ब्रिज है जो कि पिछले कई सालों से, जब से इंडस्ट्री स्टेट बनी है, वो बन के नहीं दे रहा। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड हैं। जो फैसिलिटेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही कि वो इंडस्ट्री को यहाँ पर पनपने का मौका देती। अब जबकि हालात अदरवाइज़ मुख्तलिफ हैं, बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है, जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो ऐसा चुस्तरा अवेलेबल नहीं है कि कंटिन्यूस ऑपरेशन हो सके इंडस्ट्री का और वो प्रोडक्टिव रहे और उसको मुनाफा बख्श बनाया जा सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री उसी पेस से लगे जिस तरह लग रही थी, तो ये तमाम यूटिलिटीज़ को कंटिन्यूड बुनियादों पर सप्लाई को यकीनी बनाना पड़ेगा। इसमें गैस देखें अब तक नहीं पहुँच सकी इस इंडस्ट्री स्टेट में, मीरपुर शहर में तो पहुँच गई है। बिजली की इंटरप्शन बहुत होती है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री है उसमें बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जो इंसेंटिव्स आप देते हैं उनको आप सम टाइम इन द मिडल ऑफ पीरियड जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, उससे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये रीज़न है कि इंडस्ट्री उस तरह से नहीं बन पाई। जो टैक्सेशन की छूट के हवाले से बातचीत हो रही है, उस वाले से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे बिजनेसमैन का ये कहना है कि जी छूट नहीं है उस तरह से, सिर्फ 1% सब्सिडी मिल रही है। नहीं, छूट तो जो इंसेंटिव्स हुआ करते थे टैक्स के वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। 2 किस्म के अब जो रह गए, एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और दूसरा जो है सेल्स टैक्स की छूट है। लेकिन फैक्चुअली ये अवेल नहीं कर सकते लोग। रॉ मटेरियल जो है ईदर इट इज़ बीइंग परचेज फ्रॉम पाकिस्तान और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो आप इम्पोर्ट स्टेज पे भी और पाकिस्तान में परचेज स्टेज पे भी सेल्स टैक्स पे करके आते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन होती है उसमें आपको सेल्स टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है मीरपुर में निस्बतन बाकी जगह से थोड़ी सी ज़्यादा है, आउट ऑफ एरिया, यानी आप ये कह रहे हैं कि लोकेशनल डिसएडवांटेज की वजह से। और अगर यहाँ हमने इफेक्टिवली इंडस्ट्री को चलाना है और अट्रैक्ट करना है पर्टिकुलरली ओवरसीज़ कश्मीरी इन्वेस्टर को या विद इन पाकिस्तान इन्वेस्टर को, तो फिर हमें इंसेंटिव्स को मैच करना पड़ेगा उन डिसएडवांटेजेस के साथ जो यहाँ पर इंडस्ट्री को इस वक्त हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की मैं बात करना चाहूँगा। आपने बात की फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और जिसमें बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है जैसे इंग्लैंड में, और वो खर्च भी करना चाह रहे हैं। तो पॉलिसीज़ के हवाले से बताइए कि पॉलिसीज़ किस तरह से चेंज करनी चाहिए, कि चूँकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बातचीत हुई कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है उनको? निस्बतन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बेहतर है, और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है इस वक्त शायद माहौल इतना साजगार नहीं है। यूरोप में जिस तरह की रिसेशन है, लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर कुछ सेविंग्स हैं लोगों के पास तो वो अपने बिजनेसेस को सेव करने के लिए इस्तेमाल करें। उसके बावजूद एक बड़ी अमाउंट जो है आज़ाद कश्मीर के बैंकों में पड़ी है, जिसको अगर लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, बेहतर मौके दिए जाएँ और एक 1 विंडो ऑपरेशन अवेलेबल किया जाए जिसमें कुछ लोगों की बेसिक गाइडेंस भी हो, नो हो शेयर करे गवर्नमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे इदारे, तो फिर शायद मुमकिन है कि एक दफ़ा वो पेस गैदर कर ले इंडस्ट्री जो प्रीवियसली यहाँ पर रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बड़ी सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है फ्राम द गवर्नमेंट साइड एंड फ्राम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बुनियादी तौर पर ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। हम इस इदारे के ज़रिए अपनी जो ज़रूरियात हैं, डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कोई बहुत सीरियसली इन बातों पर अमल नहीं होता।
ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सीरियस ले और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किए बगैर मैं समझता हूँ कि हमारे पास हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ का कोई हल ही मौजूद नहीं है। जब तक प्राइवेट सेक्टर फुली एक्टिव नहीं होगा, उसको ज़मीन, उसको पानी, बिजली, दूसरी सहूलियात के अलावा बैंकों से कर्जाजात की सहूलियात में गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी तो शायद बात नहीं बन सकेगी। इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में, एटलीस्ट मैं एशिया में कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी बैंकों का जो स्प्रेड है वो बहुत हाई है। 7+% जो है दुनिया में कहीं भी बैंकों का स्प्रेड नहीं है। उससे दो इश्यूज़ आ रहे हैं। एक जो हमारे पेंशनर्स हैं और हमारी बेवाएँ हैं और जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो कम हो रही हैं, लोगों को कुछ मिलता नहीं है, उस तरफ इन्वेस्ट करें, बैंकों में रखें। और दूसरी तरफ जो कर्जाजात महंगा होने की वजह से इंडस्ट्री नहीं लग रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। तो हम दो तरह से कर रहे हैं। इस अमर की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कर्ज़ों की जो सूरत हाल है, जो मार्कअप रेट है, उसको कम करे। ईजी अवेलेबिलिटी, बिलखसूस जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉज ये कहते हैं कि आप उनको कैश फ्लो की बेसिस पर कर्जाजात मुहैया करेंगे, क्योंकि वो कोलेट्रल्स जो अजाफी ज़मानतें होती हैं प्रॉपर्टी की सूरत में वो नहीं दे सकते। लेकिन अब कैश फ्लो की बुनियाद पे मैं कोई एक ऐसा केस नहीं जानता बड़ा सीरियसली चेक करने के बाद भी जिसमें फंडिंग की गई हो किसी स्मॉल स्केल बिजनेस की। तो जब तक हम स्मॉल स्केल और वेंडर इंडस्ट्री को तरक्की नहीं देंगे वो बड़ी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नहीं चल सकेगी। बड़ी इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत सहूलियात रही हैं, लेकिन उसके लिए भी बैंक जब से प्राइवेटाइज होना शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट का प्रेशर कम हो गया है, तो वो अपनी पसंद नापसंद बल्कि बड़े शहरों को तरजीह देते हैं। मीरपुर को मैं बड़ा शहर गिनता हूँ जहाँ से कोई 500 अरब रुपए के करीब जो हैं बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं, डाकखाने और नेशनल सेविंग सेंटर के पास भी ऑलमोस्ट इतनी अमाउंट के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया में जो प्रिंसिपल है डिपॉजिट कलेक्शन का, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जी आप उसकी सर्टन परसेंटेज जो है उसी इलाके में री इन्वेस्ट करेंगे उस इलाके की बेहतरी के लिए, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा। मैं बात करना चाह रहा हूँ अब ड्राई पोर्ट के हवाले से कि बहुत अरसे से ये एफर्ट्स चली आ रही हैं, आपके दौर में भी आपने एफर्ट की होगी। अभी भी जो प्रेसिडेंट साहब हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने कहा जी हम अपने टेन्योर में इसको पॉसिबल कर लेंगे। एक तो मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि अगर ड्राई पोर्ट यहाँ पे आता है तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, और फिर किस तरह से यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को उससे बेनिफिट होगा। देखें, एज ए आज़ाद कश्मीर हमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो होगा जो हमारी टैक्स की एडजस्टमेंट्स हैं FBR के साथ, वो नहीं करनी पड़ेंगी। जो गुड्स यहाँ क्लियर होंगी, टैक्स हम AJK की या जम्मू कश्मीर काउंसिल की किटी में जमा कराएंगे और उसकी एडजस्टमेंट आसान हो जाएगी, इंडस्ट्री ज़्यादा वायबल हो जाएगी, लोगों का इन्फ्लक्स होगा टुवर्ड्स दिस एरिया टू पुट देयर इंडस्ट्री। तो मेजर बेनिफिट ये है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट है और उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी आएगी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हमें जो एडवांटेज हासिल है, हमारे पास बायर भी है और सेलर भी है। यानी दो भाई हैं, एक यहाँ आज़ाद कश्मीर में रहता है, एक UK में, जैसे आपने पहले जिक्र किया रफली 10 लाख के करीब लोग वहाँ पर हैं। तो दे कुड बी आर मार्केट हियर इफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो आसानी से जब सालाना छुट्टियों पर आते हैं वो यहाँ से इवन इकोनॉमिक लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो फैमिली लिंक भी था पहले और अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहा है, या हमारा जो उनके साथ सेंटिमेंटल लिंक था उसको इकोनॉमिक लिंक में ढाला जा सकता है। और ये लोग यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर ड्राई पोर्ट हो। इस वक्त आप देख लें जहाँ जहाँ ड्राई पोर्ट बनी है पाकिस्तान में 96% इंपोर्ट्स जो हैं वो कराची पोर्ट के ज़रिए होती हैं, जो सी पोर्ट है, बिन कासम है, या फॉर दैट मैटर अब ग्वादर आई है जो कराची पोर्ट इनिशियली थी, उस पर 4% सिर्फ ड्राई पोर्ट्स के थ्रू होता है। आप बिजनेस वॉल्यूम देखें, कोई $35 बिलियन की इंपोर्ट है तो उसमें 4% क्या रखता है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो ड्राई पोर्ट से ज़्यादा रही है। मसलन रफली 1.25 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ सियालकोट ड्राई पोर्ट से हो रही है। इस तरह फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से तकरीबन कोई 750 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। लाहौर ड्राई पोर्ट्स हो रही हैं, पेशावर से, रिसालपुर से, कोयटा से, जो सक्खर में बनी है। तो ड्राई पोर्ट्स ने एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और हमारा जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट का
उसको हम फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के ड्राई पोर्ट बन जाए। वो सारी फैसिलिटी हमारे लोग जब जाते हैं यहाँ से शिपमेंट के लिए लाहौर जाना या पिंडी जाना या फिर मैटर कराची जाना, दैट्स अ टाइम टेकिंग इशू, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर यहाँ पर हो तो उसका, और उसमें जो एक एडवांटेज है हमारी, अब जो गुड्स हम पाकिस्तान से ख़रीद के लाते हैं उसकी फिर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट का इशू बन जाता है। अगर यहाँ पर होगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ आएगी कि जी ड्राई पोर्ट वहाँ अवेलेबल है, एक्सपो बनाएंगे। यहाँ का जो हमारा जम्मू कश्मीर काउंसिल का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, रजिस्टर्ड होंगे, प्रोसीजर जो है वो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और पेस ऑफ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स वो मैनीफोल्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, अभी आज हमने विजिट भी किया, हमने पर्सनली देखा भी उसको। उनको एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके अलावा जो अभी बहुत बड़ी कैपेसिटी यहाँ पे अभी भी मौजूद है कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मज़ीद लगाई जा सकती हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? ये जो सिक का केस है, बहुत दफ़ा सिक यूनिट की कमेटी बनी है, यहाँ पे बैंकों का पोर्टफोलियो नहीं रुका हुआ कि हम सिक यूनिट कमेटी बना के बैंकों से नेगोशिएट करके उनका कोई लोन राइट ऑफ करा दें या वेव ऑफ करें या उसको कम करें या उसकी मार्कअप को कम करें। यहाँ मेनली प्राइवेट इन्वेस्टर की रकम फंसी हुई है, तो हम कोई ऐसा मैच मेकिंग करें विद दोज एक्सपैट्रिएट्स, जिस डायस्पोरा का जिक्र किया आपने यूके में, उसके साथ के कुछ सरमाया वो लेके आएँ, इसको एज इक्विटी ले लिया जाए और दोनों मिलकर अपने मार्केट को डेवलप करें। और जो एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल हैंड है, जो नो हो रखता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसको शामिल कर लें। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर दिस बिजनेस, ओनली इन दैट वे इट इज़ पॉसिबल। तो ये मेरा ख्याल एफर्ट गवर्नमेंट की बजाय अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट फंडिंग करे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी कमेटी बना के जिम्मे ले के B2B बिजनेसेस अरेंज करे बिटवीन दोज हु हैव मेड इन्वेस्टमेंट। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत हो गया ये। अगर हम यहाँ B2B बिजनेसेस, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स अरेंज कर सकें बिटवीन दोज हु हैव इन्वेस्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली दैट यूनिट हैज गॉटन सिक, उनको और उन मतवक्के सरमायाकारों को कि वो बैठकर अपनी इसको देख लें और चैम्बर इसको वेट कर ले कि ये जो कोई बात कर रहे हैं ये प्रोफेशनली साउंड है और ये इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। रहा सवाल आपका कि जी नई इन्वेस्टमेंट को हमने कैसे अट्रैक्ट करना है, तो इसमें जो मेजर प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको आपकी जान और माल की हिफाजत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में बड़ी अच्छी सिचुएशन है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, उस लिहाज से हम बेहतर हैं। लेकिन अगेन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है टू सेट अप सच इंडस्ट्री एंड कीप इट रनिंग, प्रोफेशनलिज्म वो नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट इसमें जो मदद कर सकती है वो बाय सेटिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अवेलेबल हो सकें। शुजा हैदर लोधी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। शुजा हैदर लोधी साहब से हम पूछेंगे कि एक ले मैन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक जाती है, जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, जितने यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है एंड ऑफ द डे कंज्यूमर ने लेना है। कंज्यूमर के क्या मसाइल हैं, ये शुजा हैदर लोधी साहब से हम पूछते हैं। कंज्यूमर का इसमें जो है सबसे मेन जो मसला है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है ये एक ऑर्गेनाइज हो चुके। जब बायर कोई जाता है चीज़ ख़रीदने के लिए तो मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है उसको मुख्तलिफ रेट मिलते हैं। तो क्वालिटी के लिहाज से भी जो है यहाँ पे बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा लोकली जो है पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि जब शॉपिंग करने के लिए जो बायर है वो जाता है तो उसको मुनासिब पार्किंग नहीं मिलती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हैं उस पर आज हम फोकस रखें, और उसके अलावा मुख्तलिफ हमने बिजनेसमैन से भी बातचीत की और इकनॉमिक एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की। अभी भी हम एक इंडस्ट्री में मौजूद हैं, तो हल हमारे सामने कुछ इस किस्म का नज़र आया है कि एफ़र्ट्स हो रही हैं, काम हो रहा है चीज़ों पे, टैक्स एग्जम्पशन की बातचीत चल रही है, और एक बड़ा अच्छा सलूशन यहाँ पे हमें मिला कि ड्राई पोर्ट अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए तो ड्राई पोर्ट की वजह से बहुत सारे टैक्सेस भी बच जाएंगे, और उसके अलावा एक बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल की।